मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र में जो ग्रंथियां शामिल हैं वो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जिनके पास अपने स्रावों को, इनके जो स्राव होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, उन्हें हमारे शरीर में छोड़ने के लिए कोई नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो इनके जो स्राव हैं जिन्हें हम हार्मोन के नाम से जानते हैं, उन्हें हमारे शरीर में छोड़ने के लिए कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब हमारे शरीर में मुख्य 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, 9 ही आदमी में और 9 ही औरत के अंदर, जिसमें से सबसे पहली बात करें हम हाइपोथैलेमस की, तो स्थिति डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्थिति मेन है, कई बार सीधा पूछ लेता है कि स्थिति क्या है ग्रंथि की, तो ये ग्रंथि मैंने दिखाई है यहाँ, हाइपोथैलेमस। कार्य भी अपने इनके डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस, एक्चुअल में हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रंथि नहीं है, वो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रंथि नहीं होकर हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि आती है हमारी, बिल्कुल हाइपोथैलेमस के आधार में स्थित पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल आधार भाग में स्थित है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है, हाइपोथैलेमस का काम बता दूं, हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है और पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। और क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शरीर की बाकी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, और पीयूष पर नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, जिसे हम बैंड मास्टर भी बोलते हैं। बैंड मास्टर, अगर आपसे पूछ लेता है बैंड मास्टर कौन है, तो हाइपोथैलेमस। मास्टर और मास्टर ग्लैंड कौन है, तो हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर की बाकी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। और हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन। एक मोचक हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। मोचक हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। और निरोधी हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के स्राव को रोकता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल आधार भाग में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें संयुक्त रूप से हम पिट्यूटेराइन हार्मोन कहते हैं। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं इससे, पिट्यूटेराइन हार्मोन, जिसमें इससे जो निकलने वाले हार्मोन है वो एक तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक
सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो सबसे मुख्य हार्मोन है इस ग्रंथि का, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी इसको बोला जाता है। इसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, और यदि इसकी मात्रा कम रह जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है। दूसरा आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं, पिट्यूटाइन हार्मोन के संयुक्त रूप है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है दुग्ध ग्रंथि को दुग्ध स्त्राव के लिए तैयार करना है। जो मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं उन्हें दुग्ध स्त्राव के लिए ये तैयार करता है। तीसरा आता है TSH, T फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के स्त्राव को प्रेरित करता है। TSH, T फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग यानी प्रेरक, H फॉर हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के स्त्राव को प्रेरित करता है। चौथा आता है आपके पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी पिट्यूटाइन पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं सारे हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब प्रसव के समय गर्भाशय का संकुंचन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय का संकुंचन करता है, जिससे बेबी जो होता है वो बाहर की ओर मूव करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो मेन गर्भाशय का संकुंचन, इसका जो मेन काम है गर्भाशय का संकुंचन। फिर आता है वैसोप्रेसिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में। वैसोप्रेसिन या इसे ADH हार्मोन भी बोलते हैं। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका जो कार्य है वो वृक्क में जल के अवशोषण को बढ़ाना है। किडनी में जल के अवशोषण को बढ़ाता है यह हार्मोन, जिससे मूत्र में जल की क्षति जो होती है वो बहुत कम होती है। तो मूत्र में होने वाली जल की क्षति को रोकता है वैसोप्रेसिन या ADH। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADH का कार्य है मूत्र में होने वाली जल की क्षति को रोकना। फिर एक इससे जो हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, छठा जो हार्मोन है मेन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसका जो काम है गोनेड्स यानी जननांग, वृषण व अंडाशय पर नियंत्रण रखता है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन, वृषण व अंडाशय के कार्यों को नियंत्रित करना। तो ये सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, जो शरीर की बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगली ग्रंथि जो आती है, जो मेन ग्रंथि है हमारे पास, वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क के पास ही है बिल्कुल। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि का जो कार्य है, पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि का जो हार्मोन है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन जो त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है, त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है। और दूसरा जो पीनियल ग्रंथि का काम है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि को हम लोग जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी दैनिक क्रिया का नियमन करती है, हमारी दिनचर्या का नियमन करती है, हमारे दैनिक लय का नियमन करती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं पीनियल ग्रंथि का, हमने अलार्म लगाया और 4 बजे उठना शुरू किया। पहले दिन ने हमने अलार्म से 4 बजे उठे,
दूसरे दिन भी हम अलार्म से 4 बजे उठे, तीसरे दिन भी, ऐसे करके हमें 1 हफ्ते तक तो अलार्म की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बाद ये हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये अपने आप एक्टिव हो जाती है और इसको पता है कि इस व्यक्ति को 4 बजे उठना है, तो फिर अपने आप हमारी जाग जो होती है, नींद जो होती है, वो 4 बजे खुल जाती है। उसका कारण यही है कि अब वो पीनियल ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो चुकी है 4 बजे के हिसाब से, तो उसने हमारे अलार्म को सेट कर दिया है 4 बजे पर अपने आप। तो शुरुआत के दिनों में तो हमें अलार्म की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे जो अलार्म होता है वो हमें यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो जैविक घड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद चले हम तो गल ग्रंथि या थायराइड, गले में पाई जाती है थायराइड। गल ग्रंथि या थायराइड गले के अंदर है थायराइड। थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। ये नाम से पता लग जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है ये ग्रंथि गले के अंदर, और इसका जो मेन काम है थायरोक्सिन का उपापचय की क्रिया का नियंत्रण करना। उपापचय का नियंत्रण, थायरोक्सिन हार्मोन का जो मेन काम है वो उपापचय का नियंत्रण करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इस हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। तो थायरोक्सिन की अगर अधिकता हो जाए तो आयोडीन की भी अधिकता हो जाती है, और यदि थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो आयोडीन की भी कमी हो जाती है। थायरोक्सिन की अधिकता से आयोडीन की अधिकता हो जाती है, और थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाए तो आयोडीन की भी कमी हो जाती है, और इसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। गलगंड या घेंगा रोग होता है। तो थायरोक्सिन की कमी से हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। गला जो है वो सूज जाता है, और यदि थायरोक्सिन की अधिकता हो जाए तो आयोडीन की भी अधिकता हो जाती है, और आयोडीन की अधिकता से जो होने वाला रोग है वो है नेत्रोत्सेंध। नेत्रोत्सेंध, आंखें जो होती हैं वो सूजकर बाहर की ओर आ जाती हैं। नेत्रोत्सेंध रोग आयोडीन की अधिकता से होने वाला रोग है नेत्रोत्सेंध रोग। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन, जिसका मेन काम उपापचय की दर का नियंत्रण करना या उपापचय की क्रिया का नियंत्रण करना। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। यदि इसकी कमी हो जाए तो आयोडीन की भी कमी हो जाती है, और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो आयोडीन की भी अधिकता हो जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड या घेंगा, और अधिकता से होने वाला रोग नेत्रोत्सेंध। उसके बाद चलें पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है वो थायराइड के दोनों ओर, थायराइड के दोनों ओर, या कह दें हम थायराइड के पीछे की ओर स्थित होती है। पैराथायराइड संख्या में 4 होती हैं ये पैराथायराइड ग्रंथियां। पैराथायराइड, पैराथायराइड थायराइड के पीछे या थायराइड के दोनों ओर पैराथायराइड। पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, तो हार्मोन बहुत कम चांस है पूछे जाने के, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है पैराथार्मोन जो है वो पैराथायराइड से निकलेगा। पैराथार्मोन, और इसका जो मुख्य काम है ये रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है पैराथार्मोन। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखती है, पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद चले हम उदर गुहा के अंदर अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है बिल्कुल उदर गुहा में आहार नाल के साथ जुड़ी हुई, यहाँ अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगरहैंस द्वीप समूह का संबंध किस ग्रंथि से है? तो लैंगरहैंस द्वीप समूह का जो संबंध है वो अग्नाशय ग्रंथि से है। अग्नाशय ग्रंथि की विशेषता है कि ये हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है।
यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो एंजाइम स्रावित करती हैं। तो अग्नाशय जो है वो दोनों स्रावित करती है। तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय जिसमें मुख्य जो कोशिकाएँ हैं वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएँ। लैंगरहैंस द्वीप में भी दो भाग हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा ग्रंथि से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फ़ा ग्रंथि से, अल्फ़ा कोशिका से कौन सा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और बीटा ग्रंथि से, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन जो ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। इंसुलिन का कार्य ग्लूकोज के स्तर को कम करना। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो जो अल्फ़ा कोशिका है उससे ग्लूकागोन निकलता है जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, और जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। इसलिए हम बोलते हैं अगर इंसुलिन की कमी हो गई, अब देखो ये दोनों अगर बैलेंस रहेंगे तो ग्लूकोज का लेवल भी बैलेंस रहेगा। अगर इंसुलिन की सपोज कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो ये कार्य होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को घटाता है, तो ग्लूकोज का स्तर घटना बंद हो जाएगा। तो फिर लगातार ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहेगा, क्योंकि ग्लूकागोन तो अपना नेचुरली काम कर रहा है, तो ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा, जिससे ग्लूकोज के शरीर में अधिकता हो जाती है। इसी स्थिति को हम मधुमेह या डायबिटीज़ रोग कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़ या मधुमेह रोग है, जिससे हमारे रुधिर के अंदर ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। उसके बात करें हम थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो हृदय के बिल्कुल समीप, थाइमस ग्रंथि हृदय के बिल्कुल समीप स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि है ये हृदय के जो बिल्कुल पास है वो थाइमस ग्रंथि, जिससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रंथि घटती है। दो बढ़ती उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि है, और इसका जो काम है वो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करना। तो शिशु में यह ग्रंथि बहुत ज़्यादा विकसित होती है, तो शिशु में रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रंथि छोटी हो जाती है, तो प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, अर्थात वृद्धावस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में थाइमस लगभग लुप्त हो जाती है। तो हृदय के पास स्थित है थाइमस महाधमनी के बिल्कुल ऊपर की ओर स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। ये शिशुओं में बहुत ज़्यादा विकसित होती है, इसलिए शिशुओं में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद बात करें हम अधिवृक्क ग्रंथि की। अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर, वृक्क यानी किडनी। किडनी जो है वो हमारे उदर गुहा के पीछे की ओर दोनों ओर स्थित है किडनी। ये दोनों ओर स्थित है किडनी या वृक्क, और वृक्क के जो बिल्कुल ऊपर है वो है अधिवृक्क। अब ये वृक्क हो गए, और वृक्क के बिल्कुल ऊपर है अधिवृक्क या एड्रीनल। अधिवृक्क या एड्रीनल, अधिवृक्क क्योंकि ये वृक्क के ऊपर है इसलिए इसे बोलते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि जो वृक्क के बिल्कुल ऊपर है वो है अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो है एड्रीनलिन व नोर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन व नोर एड्रीनलिन दो हार्मोन निकलते हैं इससे, एड्रीनलिन व नोर एड्रीनलिन, जो व्यक्ति को संकटकालीन स्थिति में खतरे का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए इन हार्मोन को करो या मरो, डू और डाई,
फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, करो या मरो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को खतरे के समय तैयार करती है, खतरे का सामना करने के लिए, संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में बैलेंस रहना ज़रूरी है। यदि इनका लेवल बैलेंस नहीं रहेगा तो हम खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे केस में हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो करो या मरो की स्थिति में कार्य करती है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन इससे निकलते हैं, अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। उसके बाद अब आप देखेंगे तो 8 ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दूसरी पीयूष मास्टर ग्लैंड, तीसरी पीनियल, चौथी थायराइड, पांचवी पैराथायराइड, छठी थाइमस, सातवीं अग्नाशय और आठवीं एड्रीनल। स्थितियां इनकी आपने जरूर ध्यान रखनी है। अब 9वीं ग्रंथि जो मादा में है वो मादा जनन ग्रंथि अंडाशय, अंडाशय, और जो नर में है नर जनन ग्रंथि वृषण। नर में वृषण है और मादा में अंडाशय। वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर की ओर वृषण कोश में स्थित है। वृषण ग्रंथि, 2 वृषण ग्रंथियां हैं, वृषण कोश में स्थित है वृषण। वृषण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश के अंदर वृषण ग्रंथि स्थित होती है। और जो अंडाशय है वो उदर गुहा के ठीक ऊपर, उदर गुहा के ऊपरी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय ग्रंथियां हैं। उदर गुहा के ऊपरी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय। अंडाशय जो है वो मादा जनन ग्रंथि है और वृषण जो है वो नर जनन ग्रंथि है। तो उदर गुहा के ऊपर गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय और उदर गुहा के नीचे बाहर की ओर वृषण कोश में वृषण। वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका मुख्य कार्य जो है वो शुक्राणु निर्माण है। मुख्य कार्य शुक्राणु निर्माण। और जो अंडाशय है उससे जो हार्मोन निकलते हैं वो है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो ये मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसका मुख्य कार्य है अंडाणु निर्माण। अंडाशय ग्रंथि का मुख्य कार्य अंडाणु निर्माण है और हार्मोन जो इससे निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, जो मादा में मासिक रक्त स्त्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक रक्त स्त्राव, रजोधर्म को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लक्षण वो है जिससे मादा की पहचान हो जाती है, जैसे शरीर पर कम बालों का होना, आवाज़ का पतला होना, त्वचा का मुलायम होना, स्तन ग्रंथियां विकसित होना। तो ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है। प्राथमिक लक्षण तो यही है कि वो अंडाणु निर्माण होगा उसमें और मासिक स्त्राव होगा, ये प्राथमिक लक्षण है, उसके प्राथमिक गुण है मादा के। और द्वितीयक जो गौण लैंगिक लक्षण है, सहायक लक्षण जो हैं वो शरीर पर कम बालों का होना, त्वचा का मुलायम होना और आवाज़ का पतले होना और स्तन ग्रंथियां विकसित होना, ये द्वितीयक लक्षण है, सहायक लक्षण है, गौण लैंगिक लक्षण है। ऐसे ही वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जो मेन काम है वो है शुक्राणु निर्माण करना, और शुक्राणु निर्माण के साथ साथ ये ग्रंथि नर के द्वितीयक लक्षण, नर के द्वितीयक यानी सहायक लक्षण, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, शरीर पर अधिक बालों का होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, त्वचा का कठोर होना, तो ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है नर के, ये भी कंट्रोल करती है वृषण ग्रंथि। अब पैराथ हार्मोन की कमी से होने वाला रोग जो है वो टिटेनी रोग, ये भी ध्यान रखना।
पैराथायरमोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए, वैसे तो ये कैल्शियम के स्तर को बनाता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो टिटेनी रोग से व्यक्ति जो है वो ग्रसित हो जाता है। तो ये थी साथियों मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आपके रीट लेवल में क्वेश्चन आने की संभावना है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने वर्णन किया है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।